तो आज के हम वीडियो में करने जा रहे हैं टैगमैन essay. So today we will be discussing about an essay that is Tagman essay. Now Tagman essay is also known as 5' nuclease essay. 5' nuclease essay. सो लेट्स सी द स्टोरी बिहाइंड इट कि ये ऐसे क्या होता है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं. तो अगर आपको पीसीआर के बारे में पता है तो हमारे पास दो तरह का पीसीआर था. तो सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं डैट इज़ कन्वेंशनल पीसीआर. और इसी कन्वेंशनल पीसीआर में कुछ मॉडिफिकेशंस करके जो हमारे पास अब पीसीआर हम यूजुअली यूज़ करते हैं डैट इज़ आरटी पीसीआर, राइट. तो आरटी पीसीआर जो हमारा क्या होता है और कन्वेंशनल पीसीआर में हमारे पास क्या फ़र्क था. तो कन्वेंशनल पीसीआर में क्या था कि आपको पूरा जो साइकिल था पीसीआर का वो पहले रन करना पड़ता था और एट द एंड आप एनालिसिस करते थे कि आपका जो डीएनए है या फिर जो आपका मटेरियल है वो एम्पलीफाई हुआ या फिर ना हुआ. ठीक है. सो वी कैन से डैट हेयर. तो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ योर कन्वेंशनल पीसीआर, ये वाले जो हमारा कन्वेंशनल पीसीआर था, डेट इन दिस केस कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है वो पीसीआर साइकिल के एंड पे पता लगता था. सो वी कैन से डिटेक्शन इज पॉसिबल ओनली एट द एंड ऑफ पीसीआर. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम परफॉर्म करके देखते थे कि हमारा जो पर्टिकुलर सैम्पल है वो एम्पलीफाई हुआ या फिर ना हुआ. लेकिन अगर आप आरटी पीसीआर की बात करो तो इसका मतलब ही हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ रियल टाइम. सो यू कैन से द नेम इज सिग्निफाइज आरटी पीसीआर. सो इट मीन्स इट इज़ अ रियल टाइम पीसीआर, राइट. सो अब उसके बाद आरटी पीसीआर को रियल टाइम बोलने का मतलब ये हो जाता है कि आप रियल टाइम पे एम्पलीफिकेशन और क्वांटिफिकेशन दोनों कर सकते हो. यू कैन से दैट हेयर यू कैन स्टडी बोथ क्वांटिफिकेशन एंड यू कैन ऑल्सो एनालाइज कि आपकी एम्पलीफिकेशन भी हो रही है या फिर नहीं हो रही. तो इसको हम सिंपल टर्म्स में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझने की कोशिश करते हैं. तो कोविड के टाइम पे क्या था, तो लेट मी शो यू कि कैसे ये सारा होता है. तो आपके पास ना एक ग्राफ होता है, ठीक है. सो यू हैव अ ग्राफ हेयर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. तो जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होता है जिसमें एक साइड पे हमारे पास यहाँ पे कुछ होते हैं, बेस लाइन होती है और यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स यू कैन सी कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास आ रहे हैं. ठीक है. तो ये हम पता कर सकते होते हैं. और जो इस साइड होती है आपकी, दिस इज़ द सिग्नल, जहाँ पे आपके पास सिग्नल आ रहा है. ठीक है. तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास तीन सैम्पल हैं. सैम्पल पहला पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है. सो पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3. तो कोविड के टाइम पे हमने आरएनए की सपोज एनालिसिस करनी है कि उसमें कितना अमाउंट, कितनी इन्फेक्शन है या फिर नहीं है. तो हमारे पास तीनों सैम्पल्स का यू कैन से रिजल्ट आया. ठीक है. एक की कर्व ये आई, ठीक है, और दूसरे की कर्व यहाँ पे आई और तीसरे की कर्व यहाँ पे आई. ठीक है. और यहाँ पे आप नंबर ऑफ साइकिल्स में यहाँ पे लगा दो कि यहाँ पे है आपकी वैल्यू 20, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 0 है. ठीक है. अब ये यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज़ नोन एज सीटी वैल्यू. इसको हम बोलते हैं सीटी वैल्यू. ठीक है. तो जो हमारी सीटी वैल्यू होती है ना, दिस सीटी वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो कि इनिशियली आपके पास प्रेजेंट थी. अब इससे देखो क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है, देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स किसी चीज़ को चाहिए होंगे, मतलब उसका सैम्पल का अमाउंट बहुत कम था, इसलिए उसको इतने ज़्यादा रेपिटेटिव साइकिल्स देने पड़े ताकि उसका अमाउंट बढ़ सके. इसका मतलब कि ये जो हमारा सी वाला इंसान है, इसको एटलीस्ट 25 से 30 अप्रॉक्सीमेट हमें साइकिल्स लगाने पड़े, ता जाके उसके बाद ही इसका डीएनए जो है, उसके बाद ही जो इसका सैम्पल है, आरएनए है, वो एम्पलीफाई हो सका है. लेकिन
इफ़ यू सी इन द सैम्पल ए, सो ए में हम देखेंगे कि इसको बहुत ही कम, इट नीडेड वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइकिल्स टू गेट इट्स डीएनए amplified. It means it has a maximum number of the infection, maximum number of the RNA. So by this we can calculate, हमें पता लग जाता गया that the A person is heavily infected and we can say the C is less infected because the amount of initial concentration of the nucleic acid, the infectious amount was less in case of C. सो उसको नंबर ऑफ़ साइकिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़े हमें, ठीक है. सो लाइक दिस ये हमारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है. तो ऐसा ही जो मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया है, ऐसा ही कुछ हमारा रिज़ल्ट रियल टाइम पीसीआर में आता है. दैट्स वाई इट इज़ टू मच इन द यू कैन से इन द फील्ड राइट नाउ. सो लेट्स मूव फर्दर नाउ. तो अभी हम टैकमैन पॉलीमरेज के बारे में देखते हैं, ठीक है. सो व्हेन वी स्टार्ट विद द टैकमैन पॉलीमरेज, तो यहाँ पे स्पेशलिटी ये होती है कि हमारे पास रियल टाइम पीसीआर में हम डाइज यूज़ करते हैं यूजुअली, ठीक है, या फिर फ्लोरोफोल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है. और ये हमारी क्यू पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर की कैटेगरी में हम ये कर रहे हैं, ठीक है. तो डाइज जो होती हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक डाई भी हो सकती है, प्रोब्स हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने डीएनए की क्वांटिटी को पता करना है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली नहीं पता करना कि आपकी वही वाला जो सेगमेंट है वो एम्पलीफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है. तो उस केस में हम जैसे कि साइबर ग्रीन की जो डाई है, जो कि एक साइनिन डाई है, डीएनए को इंटरक्युलेट करके बाइंड करती है, उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हम वेरी यू कैन से डैट रिच मेथड जो हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ टैकमैन प्रोब हम यूज़ करते हैं, विच tells us about the specific part of the DNA which is amplified, right? So अब इसका ही प्रोसेस हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं. सो यू सी, सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होता है, हम पहले देखते हैं कि प्रोब का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोब, राइट. So the probe consists of an oligonucleotide. The probe consists of an oligonucleotide which is labeled with fluorescent reporter at one end and a molecular quencher at the another end. तो you can see कि कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पे, ये आपका सपोज प्रोब है, ठीक है, और उस प्रोब के जो इस साइड है यहाँ पे लगा हुआ है क्वेंचर, और उस प्रोब के इस साइड हमारे पास लगा हुआ है. सो यू कैन सी दिस इज़ योर रिपोर्टर मॉलिक्यूल, ये आपका रिपोर्टर मॉलिक्यूल है, और ये हमारा हो गया क्वेंचर, ठीक है. तो ये पहले आपको प्रोब का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है. सो ये जो प्रोब है, जब हम पीसीआर रन करते हैं और उसमें हमारे पास अनीलिंग स्टेप आता है, तो उस टाइम पे ये जो हमारा प्रोब है ये बाइंड करता है किसको, हमारी टारगेट सीक्वेंस को, जिसको हमने स्पेसिफिकली स्टडी करना है, ठीक है. तो टारगेट सीक्वेंस को बाइंड करता है, ठीक है. अब उसके बाद थोड़ा सा और क्लैरिटी में अगर बताने की कोशिश करें, तो दिस इज़ योर डीएनए स्ट्रैंड, राइट. तो ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है. अगर हम इसको लेबल करें, दिस इज़ योर सपोज 3 प्राइम एंड, दिस इज़ 5 प्राइम एंड, दिस इज़ 5 प्राइम एंड, दिस इज़ 3 प्राइम एंड. तो हमें पता है डैट हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हम फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो एक प्राइमर मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया, दिस इज़ माय फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है, और एक प्राइमर मैंने यहाँ में इंट्रोड्यूस कर लिया. तो ऑब्वियसली जो हमारे स्ट्रैंड है वो इस साइड पे सिंथेसाइज होना शुरू करेगा, ठीक है. और यहीं पे ही हमने क्या किया, यहीं पे आई हैव एडेड माई प्रोब. तो ये रहा यहाँ पे मेरा प्रोब. तो वैसे ही हुआ कि प्रोब के, जस्ट लेट मी चेक द कलर्स, तो प्रोब के एक साइड पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, क्वेंचर प्रेजेंट है, और प्रोब के दूसरी साइड मेरे पास क्या प्रेजेंट है, रिपोर्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. अब हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज का यूज़ होता है, ठीक है. अब टैग पॉलीमरेज की एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है. उस स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डैट इज़ 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी, ठीक है. सो टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा, ये जो आपका प्राइमर है, टैग पॉलीमरेज बाइंड करेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पे हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा और प्राइमर को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, ठीक है. सो टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड्स फ्रॉम द
primer, its 5 prime exonuclease activity degrade this hybridization probe and releases, और जब ये इसको elongate करता है तो उस टाइम पे ये रिपोर्टर को रिलीज़ कर देता है, रिपोर्टर को रिलीज़ कर देता है क्वेंचर से। जबकि देखो अगर यहाँ पे क्वेंचर साथ लगा हुआ है, अगर यहाँ पे क्वेंचर साथ है तो ये इसकी फ्लोरोसेंस एक्टिविटी को डिमिनिश कर देता है, फ्लोरोसेंस नहीं करने देता, ठीक है। तो अब अगर इसने क्वेंचर को, रिपोर्टर को अलग कर दिया तो जहाँ पे ये है, मतलब जैसे जैसे ये टैग पॉलीमरेज इलोंगेट कर रहा है, रिपोर्टर को डिग्रेड कर ही जा रहा है, तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस का सिग्नल आने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास साथ ही साथ वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साथ ही साथ वहाँ पे प्रेजेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होने की वजह से जैसे जैसे रिपोर्टर वहाँ पे इमिट करता है रेडिएशंस, तो हमें पता लग जाता है कि क्वांटिफाई हम उसके बाद कर सकते होते हैं, ठीक है। So upon excitation of the reporter, a signal is generated that increases in direct proportion. So you can see that upon excitation, जैसे ही जो आपका रिपोर्टर है वो रिलीज हुआ, एक्साइट हुआ, एक सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो सिग्नल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये अपनी चीज़, जितनी ज़्यादा आपको वहाँ पे फ्लोरोसेंस मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका स्टार्टिंग मटेरियल था जैसे जैसे पीसीआर प्रोड्यूस की जाएगी। अब ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के मेथड में टू यूज़ द एक्सप्रेशन लेवल्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम एक वो देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। सो यू कैन सी हियर, तो ये आपका सारा यहाँ पे बना के रखा है। तो ये आपका प्राइमर, यू कैन सी कि ये आपका यहाँ पे प्राइमर, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर लगा हुआ है। ये आपका प्रोब है, प्रोब के एक साइड पे आपके पास रिपोर्टर जीन है, क्यू है। अब जैसे ही टैग पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा और इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा तो रिपोर्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यू कैन से ये आ गया आपके पास रिपोर्टर, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास अब रिपोर्टर आया, सो ये एम्पलीफाई हो गया और साथ ही साथ आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन सी 5 प्राइम न्यूक्लियस, ऐसे हम इसको बोलते हैं। पीसीआर इज अंडरटेकन विद अ फ्लोरोसेंस रिपोर्टर और क्वेंचर पेयर, जिसको आरक्यू प्रोब भी बोला जाता है। एज रिपोर्टर एंड क्वेंचर आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, फ्लोरोसेंस इज क्वेंच्ड ड्यूरिंग एक्सटेंशन बाय टैग पॉलीमरेज, probe is cleaved owing to the nuclease activity of the polymerase. Due to release of the reporter, detectable increase in the fluorescence which is monitored in the real time PCR experiments, right? तो यहाँ पे हम absolute quantification करते हैं without the need for reference samples और standard। जो भी इनिशियल डीएनए है आपका, जो भी इनिशियल cDNA है, जो भी इनिशियल आपका डीएनए है, उसको सेपरेट किया जाता है कंपार्टमेंट्स में, ताकि फ्यू मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल। These are then amplified by, for example, Tachman process. Then compartments are then assessed for the fluorescence and are either positive or negative. After which statistics are applied to generate the amount of DNA, ठीक है। तो हम इसको रेयर एलील्स वगैरह में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली यही है कि आपने cDNA को स्टडी करना है, डीएनए को स्टडी करना है कि उसका कितना क्वांटिफिकेशन है, या फिर उसमें आपने स्पेसिफिक प्राइमर्स डालने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट प्रेजेंट है नहीं है, उसके लिए हम टैकमैन पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैकमैन पॉलीमरेज, आपका 5 प्राइम न्यूक्लियस ऐसे RT-PCR. So this is all with the today lecture. Thank you everyone. If you liked the video, do subscribe to our channel. Thank you.